चैप्टर नंबर 3 जी गुडविल। गुडविल चैप्टर नंबर 3 में आएगा, उसके बाद हर चैप्टर में आता जाएगा। चैप्टर 4 चेंज इन रेशियो में है, चैप्टर 5 एडमिशन में है, चैप्टर 6 रिटायरमेंट में है, चैप्टर 7 डेथ में, और उसके डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर भी। गुडविल टर्म 11th क्लास में पहली बार पढ़ी थी। इतना पढ़ा था कि सर इंटेंजिबल एसेट होती है, किसी कंपनी की रेपुटेशन होती है। इस चैप्टर में सीखना है कि इसकी वैल्यूएशन कैसे की जाती है। किसी कंपनी की अगर रेपुटेशन है तो उसको रुपीस में कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर मान लीजिए मुझे रेस्टोरेंट का बिजनेस खोलना है और मैं अपना नया बिजनेस ना खोल करके कि जो रनिंग बिजनेस है उसको परचेज कर लेता हूँ। बाइजू ने आकाश जो है इंस्टीट्यूट परचेज करा, उनकी जो रेपुटेशन है मार्केट में ऑलरेडी, जो ब्रांड नेम ऑलरेडी है, उसको यूज करते हुए इस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको पेमेंट करे और फिर खरीदा बिजनेस। तो देखिए जी कैसे हम कैलकुलेट करें गुडविल, किसी कंपनी की रेपुटेशन कितनी हो सकती है। केस 1, न्यू बिजनेस। मैं सर कोई नया बिजनेस अगर खोलता हूँ, मान लीजिए रेस्टोरेंट का बिजनेस खोलता हूँ, कस्टमर जीरो है नए बिजनेस के लिए, तो इन जनरल कस्टमर वहीं जाता है जहाँ वो रेगुलरली जा रहा होगा। तो अगर मैं नया बिजनेस खोलूंगा तो शेयर प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा या लॉस होगा। फिलहाल तो कस्टमर जीरो है, उस हिसाब से तो प्रॉफिट जीरो। अगर मैं कोई ओल्ड बिजनेस परचेज कर लूंगा, उसका प्रॉफिट मान लेते हैं कि 10 लाख रुपीस होता है हर साल। एक बिजनेस है, ओल्ड बिजनेस है, मान लीजिए कोई एरिया के अंदर ही कोई रेस्टोरेंट चल रहा है, वो अच्छा खासा नाम है, उसका ब्रांड नेम है एरिया के अंदर। अगर मैं अपना बिजनेस ना खोल करके नया वही वाला रेस्टोरेंट खरीद लेता हूँ तो उसका उस रेस्टोरेंट में हर साल 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होता। तो मुझे ये बिजनेस खरीदने से, देखो अगर मैं अपना बिजनेस खरीद बनाऊंगा तो मैं बिल्डिंग खरीदूंगा, मशीन लगाऊंगा, फर्नीचर लगाऊंगा, इक्विपमेंट लगाऊंगा। अगर ये बिजनेस खरीदूंगा तो इसकी पेमेंट तो ये भी लेगा, बिल्डिंग के पैसे भी लेगा, मशीन के पैसे भी लेगा, फर्नीचर के पैसे भी लेगा, इक्विपमेंट के पैसे भी लेगा। वो बराबर, वो कॉस्ट दोनों में बराबर है। जो एक्स्ट्रा पैसा लेगा ये कि भैया मेरा नाम चल रहा है, इस चीज का पैसा लेगा, उसका पैसा कैसे कैलकुलेट किया जाए। इस 10 लाख रुपए कमा रहा है यार था, और ये नए बिजनेस में प्रॉफिट जीरो है। अगर मैं बिजनेस खरीद लेता हूँ, इसकी ब्रांड नेम के दम पर कितने साल तक हम कमा सकते हैं, इसकी बार्गेनिंग पावर पर डिपेंड है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए रेस्टोरेंट वाले से, इनका ओल्ड रेस्टोरेंट है ये, तो ये कहते हैं कि मैं रेस्टोरेंट बेचने को रेडी हूँ और 10 लाख रुपए तक मैं हर साल कमाता हूँ, और मेरी रेपुटेशन इतनी मार्केट में बनी हुई है कि 10 साल तक मेरी रेपुटेशन कहीं नहीं जाएगी। 10 साल तक प्रॉफिट ये होगा, रेपुटेशन में इतनी, ब्रांड नेम इतना फैला हुआ मेरे ब्रांड नेम के दम पर। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए हल्दीराम को और कंपनी खरीद लेती है, अब वो थोड़ी खराब क्वालिटी देने लग जाए, वो क्वालिटी मैनेज ना कर पाए, तो ऐसा नहीं कि हल्दीराम 2 दिन में खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। उसका जो ब्रांड नेम बना हुआ है, रेपुटेशन बना हुआ है, वो काफी टाइम तक चलेगा, काफी टाइम तक चलेगा। मतलब कुछ कस्टमर ऐसे होंगे, पर क्या होता है कि रेस्टोरेंट में जाते हैं और बाई चांस उस टाइम खाना नहीं होता, ऐसा होता है कई बार। इट डजंट मीन कि हम बंद ही कर देते हैं वहां जाना। कई बार ऐसा भी होता है कि नाइट ठीक से बाल नहीं काटता, तो हम तुरंत बंद नहीं कर देते कई बार। तो मतलब रेपुटेशन डाउन अगर होती है तो कुछ कस्टमर कम होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन खत्म नहीं होंगे। तो कितने साल तक हमारी गुडविल चलेगी? रेस्टोरेंट वाला कहता है 10 साल चलेगी, मैं कहता हूँ 2-3 साल बस। हमारा नाम अगर खुद चल रहा है तो 2-3 साल तो हमारे नाम पर मैं कमा सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं क्वालिटी मेंटेन कर रहा हूँ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैं दे रहा हूँ, तो ही ये बिजनेस चल पाएगा, वरना नहीं चल पाएगा। तो तुम्हारी गुडविल के दम पर 2-3 साल चल पाएगा बिजनेस। ये कहता नहीं 10 साल चलेगा, हम 2-3 साल तो बार्गेनिंग करेंगे। मान लीजिए 5 पर एग्री हो गए, ये भी 5 लगाता, मैं भी 5 लगाता, तो 10 लाख रुपए हर साल कमाऊंगा और इसके नाम पर 5 साल कमाऊंगा, आगे गुडविल 50 लाख। बिल्कुल इसी तरीके से सर हमने क्या करा कि जितना बिजनेस ये अर्न कर रहा है, जितना एग्जिस्टिंग बिजनेस ये अर्न कर रहा है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं उतने ईयर से जितने ईयर्स तक गुडविल के नाम पर बिजनेस चल पाए। ये नंबर ऑफ ईयर्स डिसाइड कैसे होता है? बार्गेनिंग पावर पे डिपेंड है, बायर सेलर की। इसमें अकाउंटेंट का कोई रोल नहीं है, इसीलिए कभी भी एग्जाम में हमें एज अ क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को नहीं आता कि ईयर्स कैलकुलेट करके बताओ। एग्जाम में हमेशा हमें जो ईयर्स हैं वो गिवन होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में भी ईयर्स गिवन होंगे। देखिए हमारे क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ का ही जो है एक
जो है उसकी शैडो है, उसकी रूप है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज हमें गिवन होती है, एग्जाम में भी वो चीज गिवन होती है, क्वेश्चन में भी वो चीज गिवन होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो अकाउंटेंट का रोल जो फाइंड आउट करना होता है हमें, तो क्वेश्चन में भी वही चीज फाइंड आउट करनी होती है। तो जितना प्रॉफिट है सर मल्टीप्लाई बाय ईयर्स, इससे गुडविल निकाली सर हमने। तो हमने गुडविल का फॉर्मूला याद कर लिया, ध्यान से देखिए मेरी बोर्ड पर, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ईयर्स। मेरे एग्जांपल में 10 लाख का प्रॉफिट है और 5 साल तक गुडविल चलेगी, ऐसा बायर सेलर ने डिसाइड कर लिया, तो हमने 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 50 लाख गुडविल का फॉर्मूला क्लियर हो जी। यहां तक थोड़ी सी करेक्शन करते हैं इसके अंदर। ईयर्स को ऐसा बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इन ईयर्स का नाम हमने रखा टेक्निकली नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आई रिपीट, ये एग्जाम में हमेशा गिवन होगा, क्योंकि अकाउंटेंट का रोल नहीं होता फाइंड आउट करना कि कितने साल तक गुडविल के दम पर बिजनेस चलेगा। अब पर यहां लिखा है मैंने प्रॉफिट, मान लीजिए जुलाई, अभी सितंबर चल रहा है, 1 सितंबर 2021, इस डेट में मिस्टर ए जो गया है मिस्टर बी के पास गया है, इसका ये ओल्ड बिजनेस रन कर रहा है और इससे बात होती है कि बताओ भाई आप मुझे बिजनेस बेचोगे कि नहीं। अगर ये मना करते हैं तो बात वहीं खत्म हो गई, कैलकुलेट नहीं होगी गुडविल। अगर ये एग्री होता है तो मिस्टर ए इसको पेमेंट करेगा सारी एसेट्स की, उसके अलावा मिस्टर बी बोलेगा मेरी गुडविल उसके अलग से पैसे दो, तो गुडविल फाइंड आउट की जाएगी। ठीक, अब इसका जो अब मान लीजिए बार्गेनिंग पावर करके जो ईयर्स ऑफ परचेज है वो 5 आ गया। अब प्रॉफिट कौन सा लेना, देखिए 1 सितंबर 2021 जो लास्ट प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ होगा वो हुआ होगा इस वाले ईयर का। यस सर। हम अगर 1 सितंबर 21 में हैं तो जो लास्ट बिल्कुल लास्ट जो प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ होगा वो इस ईयर का कैलकुलेट हुआ होगा। ठीक बात है। तो सर तरीका ये है कि इस प्रॉफिट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन क्या 1 साल का प्रॉफिट ये इंडिकेट करता है कि हर साल इतना ही प्रॉफिट होगा? नो सर। भाई लास्ट ईयर बाय चांस इनको ज्यादा सेल हो गई थी या बाय चांस लॉकडाउन लग गया तो बहुत कम सेल हो गई थी। 1 साल का प्रॉफिट ये सही इंडिकेटर नहीं है कि आने वाले 4-5 सालों में इतना ही प्रॉफिट होगा। इसलिए तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेना सही नहीं। क्या सही है कि कम से कम 3 साल 4 साल 5 साल इन प्रॉफिट का एवरेज लेते हैं। पिछले 5 सालों का अगर हम एवरेज लेते हैं उस प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते हैं ईयर्स की, तो ये बेटर इंडिकेटर होगा कि आने वाले 5 साल में कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो जो प्रॉफिट लेंगे ये एवरेज प्रॉफिट लेने वाले हैं सर। एवरेज कितने साल का करना चाहिए सर? 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल। अगेन ये बार्गेनिंग पावर पे डिपेंड है जी, बायर सेलर। बायर जो ये बिजनेसमैन है ये कहता है कि भाई मेरा 3 साल से मेरा बिजनेस चला है, उससे पहले तो मेरा बिजनेस बिल्कुल नया नया था, कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं था, तो मैं पिछले 3 साल के एवरेज के हिसाब से निकल रहा हूं गुडविल। एग्री हो तो ठीक है, वरना नहीं करते काम। तो ये अगेन मार्केट पावर पे डिपेंड है कितने साल का एवरेज लेना है। जो बेस्ट इंडिकेटर होता है, मतलब मार्केट में क्या होता है बेसिकली, जब बिजनेस में इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे आपके पॉइंट आते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। अभी ग्रोथ वाली स्टेज है, सैचुरेशन वाली स्टेज है, ये सारी स्टेजेस आती हैं। तो जो सैचुरेशन वाली स्टेज होती है, मतलब जहां पर और ग्रोथ का स्कोप नहीं है, उस स्टेज पर जब ये बिजनेस पहुंच गया था, उस डेट से हम कैलकुलेट करते हैं कि कौन से ईयर लेते हैं। ये 3 साल हो सकते हैं, 2 साल हो सकते हैं, 5 साल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए बिजनेस 8 साल से चल रहा है, पहले प्रॉफिट हुआ था 10 लाख, फिर 8 लाख का लॉस हो गया था, फिर 12 लाख का प्रॉफिट हो गया था, 2 लाख का प्रॉफिट जीरो, फिर 5 लाख, फिर 10, 12, 11, 15, 13, मान लीजिए ये प्रॉफिट है इसके हर साल के। तो मैं देख सकते हैं कि सर यहाँ से तो स्टार्टिंग की स्टेज थी, इससे कभी हो रहा है कभी कुछ नहीं हो रहा, यहाँ से लगभग ये बराबर सा प्रॉफिट हो रहा है इसका, मतलब एक मतलब सैचुरेशन पॉइंट पर आ गया, इतना ग्रोथ का स्कोप नहीं रहा। तो ये 5 साल बेटर इंडिकेटर है कि आने वाले साल में कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो ये इन 5 सालों का एवरेज किया है। अगेन एवरेज कितने ईयर्स का लेना है ये डिसाइड करना हम अकाउंटेंट का काम नहीं है, बायर सेलर की बार्गेनिंग पावर पर डिपेंड है। इसलिए ये चीज भी हमेशा क्वेश्चन में दी जाएगी और प्रैक्टिकल एग्जाम में दिया जाएगा कि एवरेज कितने साल का करना। ठीक है जी, एवरेज करना सबको आसानी से आता है सर। जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट हम एवरेज करना हो
एवरेज करने का सिंपल बेसिक रूल यही होता है कि नंबर ऑफ आइटम्स जितने आप ऐड कर रहे हो उसी नंबर से हमें डिवाइड करना होता है। अगर प्रॉफिट 5 साल का एवरेज कर रहे हैं तो 5 साल के प्रॉफिट डिवाइड करके 5 से डिवाइड करेंगे। उन 5 ईयर्स में अगर प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाए तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। लॉसेस आर नथिंग बट नेगेटिव प्रॉफिट्स, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है उसके लिए। मान लीजिए क्वेश्चन इसी में कहता है कि सारे प्रॉफिट का एवरेज करना, तो सबको ऐड करते जाएंगे, इसको माइनस कर देंगे बस। जो आंसर आएगा डिवाइड बाय जितनी आइटम ऐड करिए। क्लियर हो गई जी बात? यस सर। क्वेश्चन देखते हैं इसके 44 पेज नंबर पे आ गया। 44 पेज नंबर चलिए यदि भी कराऊंगा। पहला क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से। प्रॉफिट दिया हुआ है लास्ट ईयर का और गुडविल कैलकुलेट करनी है और 2 इयर्स परचेज है। शुरू हो जाइए फटाफट से। एवरेज निकालो तीनों ईयर के प्रॉफिट का। एवरेज निकालिए तीनों के ईयर्स के प्रॉफिट का। तीनों ईयर्स को ऐड कीजिए। 6000 प्लस 13000 प्लस 8000 डिवाइड बाय 3। कितना है जी प्रॉफिट बताओ? 9000 आ रहा है। अच्छा जब गुडविल कैसे निकालो? मल्टीप्लाई बाय 2। बताइए कोई समस्या किसी को? रिकॉर्ड कर पाए खुद से? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए जी हम। एडमिशन हो रहा है नए पार्टनर का, गुडविल कैलकुलेट करनी है। 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर। फटाफट शुरू हो जाइए। तीनों ईयर के प्रॉफिट को ऐड करो, डिवाइड बाय 3 करो तो एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। सर 19,900। बाकी सब एग्री हैं जिनसे? ये आया जी एवरेज प्रॉफिट। मल्टीप्लाई कैसे करो उसकी? सर नहीं, एवरेज प्रॉफिट तो 9,950 है। 9,950 एवरेज प्रॉफिट है और इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 2 से, तो गुडविल आ जाएगी 90,000। मैंने इजी है बिल्कुल। यस सर। क्वेश्चन 3 पर आ गए। प्रॉफिट दिया हुआ है 4 सालों का। ईयर 2000, ईयर 2001, ईयर 2002, ईयर 2003। गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। इस बार 3 इयर्स परचेज है। फटाफट शुरू हो जाइए। चारों प्रॉफिट को ऐड करो। तो 1,50,000 आ गया गुडविल। डिवाइड किससे करना? 3 से कि 4 से? 4 से। तो जितनी आइटम ऐड उतनी आइटम से डिवाइड, तो नंबर से डिवाइड। मुझे बताइए कि टोटल कितना है चारों का? सर 2 लाख। इजी है बिल्कुल। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉफिट दिया हुआ है 5 सालों का। गुडविल निकालनी है 5 साल के प्रॉफिट को एवरेज करके और 3 इयर्स परचेज। कोई डिफरेंट सी चीज आएगी तो मैं अपने आप स्पीड स्लो कर दूंगा। अभी बिल्कुल रिपीट चल रही है आइटम, इसलिए थोड़ी सी स्पीड फास्ट रख रहे हैं। 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, हम 5 को ऐड कर रहे हैं। जितनी आइटम ऐड करी उसी नंबर से डिवाइड करा। इसको सॉल्व करके निकलेगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज जो कि है 3। टोटल बताएं पहले न्यूमरेटर का। 4,25,000। सर 2,25,000। नोटिंग करते हैं सभी साथ साथ। क्वेश्चन में स्पेस है वहां कर सकते हो, जो कॉपी में करें जो आपकी इच्छा हो। डाउट कोई यहाँ तक? नो सर। क्वेश्चन 5 पर आ जाएं।
Yes, sir. अब इसमें थोड़ी सी इंग्लिश चेक की जा रही है आपकी। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 1.5 years परचेज। 1.5 years परचेज। तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज हैं कितने? 1.5। Yes, sir. 1.5 डेढ़ ही तो लिखा हुआ है ये, और एवरेज करना है जी 5 सालों का। हो गया। लिखा हुआ है पहले 3 साल का प्रॉफिट इस तरीके से है कि 20,000, 18,000, 9,000, और पिछले 2 सालों में लॉस हुआ, तो ये माइनस कर दूंगा मैं। Yes, sir. माइनस का 2,000, Minus माइनस का 5,000। नीचे 3 आएगा कि 5 आएगा? 5. ये हम सोचते हैं कि सर आइटम तो हम 3 ही ऐड कर रहे हैं तो डिवाइड भी 3 से ही करेंगे, हम इनको भी प्लस कर रहे हैं, बस ये नेगेटिव फिगर है। ऊपर का टोटल कितना आया? Sir, 40,000. 40,000. 12,000. ठीक। तो लॉस आए तो घबराना नहीं है सर, प्लस की जगह माइनस कर देना है, और 1.5 का मतलब 1.5 होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 1.5। बढ़ सकते हैं जी आगे। Yes, sir. क्वेश्चन 6 में लिखा है गुडविल कैलकुलेट करनी है, 1.5 साल का ईयर ऑफ परचेज है और पिछले 6 साल का हमें एवरेज प्रॉफिट करना है। Sir, हो गया। गुड। 15,000. ऐसे आंसर आने चाहिए, मैं स्टार्ट भी ना करूं आपका आंसर आ चुका हो। 30,000, 20,000 और फिर से 20,000, ये तो 6 साल के प्रॉफिट हैं। -5,000, -3,000, -2,000, ये 3 साल के लॉसेस। डिवाइड किससे करना है? 6. मल्टीप्लाई 1.5. 1.5. ईयर से पूछे तो 1.5। टोटल कितना है ऊपर का? 60,000. 60,000. 60,000 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 1.5, 10,000 मल्टीप्लाई 1.5, 15,000। डॉट को यहां तक। Yes, sir. एक बार थ्योरी देखते हैं जी पिछले पेज पर। देखिए 2 वर्ड गुडविल के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, दोनों मीनिंग समझे अच्छे से। इंटेंजिबल सिर्फ इतना बताता है कि इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल। और फिक्टिशियस का मीनिंग क्या है? हमने 11th क्लास चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। फिक्टिशियस एसेट, द लॉसेस व्हिच आर नॉट येट रिटन ऑफ। हैवी एडवर्टाइजमेंट इस साल कराई है, इसको इस साल खर्चा ना मान करके आने वाले ईयर्स में खर्चा मानेंगे। इस तरीके से हमने सामान को ब्रेक करा। लॉसेस और एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट येट रिटन ऑफ, इसका तो लिटरल मीनिंग है। समझने के लिए मीनिंग समझ सकते हैं सर कि जिस एसेट की वैल्यू 0, जो नॉन सेलेबल है, उसको बेच के 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, ऐसी एसेट को फिक्टिशियस एसेट है। तो गुडविल को बेच के तो पैसा मिलेगा, इसको चैप्टर में यही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो गुडविल पक्की बात है, फिक्टिशियस नहीं, और ये पक्की बात है इंटेंजिबल है। समझ आ रही है बात? Yes, sir. इंटेंजिबल है, फिक्टिशियस नहीं। पहला क्वेश्चन, एक ऐसी एसेट बताओ जो फिक्टिशियस ना हो लेकिन इंटेंजिबल हो, उसकी कोई ना कोई रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू हो, वो ये गुडविल आ गया जी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स्ट्रा अमाउंट ओवर एंड अबव द सेलेबल वैल्यूज। हम पेज 43 पर हैं, सबसे नीचे की साइड क्वेश्चन दिए हुए हैं, 6 क्वेश्चन वहां पढ़ रहे हैं, पेज 43 पर है। एक्स्ट्रा अमाउंट ओवर एंड अबव द सेलेबल वैल्यूज of the identifiable assets that could be fetched by selling an existing firm as a going concern। एक चलते बिजनेस को हम चलता हुआ ही बेच दें, मतलब दुकान बंद करके उसको बेचना होता है, दुकान बंद नहीं कर रहे, चलता चलाया बिजनेस बेच रहे हैं, और एक ऐसी अमाउंट मिल रहा है हमें ओवर एंड अबव
आइडेंटिफिएबल, जो आइडेंटिफाइबल है टेंजिबल, अंडरलाइन कर लीजिए आइडेंटिफिएबल, वहां लिख दीजिए टेंजिबल। Goodwill. हाँ जी, franchise क्या चीज? franchise लिखा है Could be fetches. गिव, इंटेंजिबल का सॉरी आइडेंटिफिएबल का मैंने लिखा टेंजिबल, मैंने इंटेंजिबल नहीं बोला, टेंजिबल बोला, टी से टेंजिबल, आई एन नहीं। कुछ नहीं कह रहा है, जो एसेट्स टेंजिबल हैं उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, मतलब बिल्डिंग जब मैं बिजनेस अपना बेच रहा हूं तो बिल्डिंग का पैसा मिल रहा है, मशीन का पैसा मिल रहा है, फर्नीचर का पैसा मिल रहा है, उसका एक्स्ट्रा पैसा भी मिल रहा है। वो एक्स्ट्रा पैसा किस चीज का मिल रहा है वो पूछा हुआ है, तो आंसर गुडविल। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन देयर इज नो गुडविल अकाउंट इन द बुक्स, गुडविल इज रेज्ड, डैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। Goodwill account. Goodwill. सर हम गुडविल को रेज करना, गुडविल एसेट होती है, कोई एसेट अगर मुझे क्रिएट करनी हो अपने बुक्स में तो डेफिनेटली डेबिट करूंगा तभी क्रिएट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इनमें से कौन सी चीज गुडविल को अफेक्ट नहीं करती। अगर हम कस्टमर सर्विस बढ़िया देंगे तो गुडविल को अफेक्ट करेगा, ये बात बिल्कुल करेगा। अगर हमारी लोकेशन फॉर्म की बहुत अच्छी है, कितनी दुकानें ऐसी होती हैं जिसको लोकेशन के दम पर चलती है कि लोकेशन इस टाइप की है कि वहां कस्टमर की सबसे पहले उसी पे नजर पड़ती है, लोकेशन से डेफिनेटली गुडविल पे फर्क पड़ता है। पर्सनल रेपुटेशन, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो ओनर बिजनेस कौन चला रहा है, ये लोकल शॉप्स पे बात नहीं होगी, ये सर्विस इंडस्ट्री पे होती है और कंपनी पे एप्लीकेबल होती है। मतलब मान लीजिए आज कोई नई कंपनी स्टार्ट हो रही है और वो अपने शेयर्स इशू कर रही है, तो शायद हम उसमें पैसा नहीं लगाएंगे, रिस्क लगेगा कि पता नहीं कंपनी बंद ना हो जाए, कैसी कंपनी चलेगी। मान लीजिए मुकेश अंबानी अपनी कोई नई कंपनी स्टार्ट कर रहा, बिल्कुल जीरो से फ्रेश नया बिजनेस है, वो स्टार्ट कर रहा, तो मुकेश अंबानी की रेपुटेशन के दम पर लोग उसमें पैसा लगाने को रेडी हो जाएंगे, वो ट्रस्ट करते हैं कि बढ़िया बिजनेस है। तो ओनर की पर्सनल रेपुटेशन पर भी डिपेंड है कि कंपनी कितनी अच्छी चलेगी। तो सारे के सारे अफेक्ट करते हैं, इसलिए आंसर आ गया नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 5, परचेजिंग ईयर्स, जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज निकालते हैं ना, जो मतलब दिया होता है क्वेश्चन के अंदर 5 या 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो क्या है इनमें से? पहला ऑप्शन कहता है जितने साल के लिए गुडविल खरीदी है, दूसरा ऑप्शन कहता है हमें लगता है कि गुडविल इतने साल तक चलेगी, ऑप्शन तो बी ऑप्शन। गुडविल किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए तो खरीदी जा सकती। Yes. मैं कहता हूं हल्दीराम से क्या 5 साल के लिए गुडविल मुझे दे दो, पूरा बिजनेस टेक ओवर, टेक ओवर हमेशा के लिए टेक ओवर होगा, तो हम गुडविल कितने टाइम तक चल जाएगी उसकी, ये वो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बोर्ड पर देखें, जब हम पार्टनर को सैलरी देते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है सर? Salary debit to cash. हाँ जी, समझते हैं जी। सर मैं पे अगर एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूँ तो ये मैं एंट्री करूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट, और ईयर के एंड में मैं सैलरी नाम के एक्सपेंस को डाल देता हूँ पीएनआर अकाउंट। मैं अभी एम्प्लॉय की सैलरी की बात कर रहा हूँ, पार्टनर की सैलरी की। सही है जी, पहले एंट्री लिखी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट, और सारे के सारे एक्सपेंस ट्रांसफर कर दिए जाते हैं पीएनआर अकाउंट में। अब पार्टनर की सैलरी की बात आती है, सर अगर मैं एम्प्लॉय की सैलरी के लिए भी सैलरी लिखूं और पार्टनर की सैलरी के लिए भी सैलरी लिखूं तो ये दोनों लेजर मिक्स हो जाएंगे। मान लीजिए आपके 2 डेटर हैं, दोनों का नाम राहुल है, तो आप राहुल के नाम से अकाउंट नहीं खोल सकते, राहुल शर्मा अलग, राहुल वर्मा अलग करना पड़ेगा। दोनों का सरनेम भी सेम है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, राहुल शर्मा रामनगर, राहुल शर्मा कृष्णानगर। दोनों का एरिया भी सेम है तो कोई ना कोई एक अल्फाबेट एटलीस्ट आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर हमें 2 लेजर डिफरेंशिएट करने हैं तो अगर दो, देखो कंप्यूटर थोड़ा ना पता है कि अलग पर्सन है या अलग पर्सन है, कंप्यूटर को तो हम ही बताएंगे। अगर मैं कहूंगा कि इसका नाम भी राहुल और इसका नाम भी राहुल है तो कंप्यूटर थोड़ा ना पता, उसको लगेगा एक ही पर्सन है। हमें एटलीस्ट एक अल्फाबेट चेंज करना होता है ताकि वो 2 लेजर मिक्स ना हो जाए, ये सेपरेट अकाउंट रहे, ये सेपरेट अकाउंट रहे।
मैनुअली तो हम गलती कर भी सकते हैं, कंप्यूटर में तो लेजर को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट है, ये शो हो जाएगा। तो सर इसमें मान लीजिए हमारा पार्टनर राम है तो राम से सैलरी, श्याम है तो श्याम से सैलरी, इस तरीके से हम ये प्रीफिक्स लगाएंगे सैलरी से पहले इस अकाउंट को डिफरेंशिएट करने के लिए एम्प्लॉय की सैलरी। सही, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन होता है, एक्सपेंस नहीं होता। तो जैसे कि साल के एंड में पीएनएल में ट्रांसफर हो रहा था, ये साल के एंड में कहां ट्रांसफर होगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन, सैलरी राम सैलरी या पार्टनर सैलरी कह सकते हो। तो ये सर हमारा जो एम्प्लॉय है महीना खत्म हुआ तो अकाउंटेंट उसको बुलाएगा, उसको पेमेंट करेगा जी आपकी सैलरी पकड़ो। क्या ऐसा ही होगा पार्टनर के साथ भी? कोई भी डीलिंग पार्टनर के साथ हम कैश में नहीं करते। अकाउंट खुला हुआ है हमारे यहाँ उसका कैपिटल अकाउंट, हम अकाउंटेंट को बुलाएंगे, कहेंगे सर आपकी इतनी सैलरी बनती थी, मैंने आपके अकाउंट में रखी, अपने अकाउंट में मैंने डाल दी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सही। मतलब मान लीजिए इस कैपिटल अकाउंट में सपोज 10 लाख पहले से थे, मैंने 1 लाख की सैलरी डाल दी, किस साइड लिखूं? इस साइड लिखूं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है सर क्रेडिट में आएगा, पार्टनर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना? यस क्रेडिट साइड में आएगा। और कैपिटल उसकी 10 लाख की थी, मैंने उस कैपिटल अकाउंट में 1 लाख की सैलरी डाल दी, अब कैपिटल अकाउंट 11 लाख का बन गया। भाई मेरे बैंक में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, बैंक ने 1 लाख ब्याज दिया तो मेरे अकाउंट में 11 लाख रुपए हो गए, बढ़ जाएगा ना, घटेगा थोड़ी। समझ आ रही है? तो सैलरी वर्ड की जगह पार्टनर सैलरी, प्रीफिक्स अलग करना था ताकि दो मिक्स ना हो जाए। कैश की जगह पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि पेमेंट एंड टू एंड नहीं करते। पीएनएल की जगह पीएनएल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि एप्रोप्रिएशन है ये चार्ज। समझ पा रहे हैं इतना? यस सर। अच्छा, अब अगले ही दिन पूरा पार्टनर हम अकाउंटेंट से कहता है कि जो मेरी सैलरी के लाख रुपए था ना वो मुझे दे दो, मुझे चाहिए। अब एंट्री क्या पास होगी बताइए? यस सर। पार्टनर के अकाउंट में मैंने लाख रुपए सैलरी के डाल दिए, अगले दिन पार्टनर आकर कहता है वो लाख रुपए जो सैलरी वाले थे ना मुझे दे दो, कैश दे दो मेरे को, मुझे घर लेके जाना काम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सर ड्राइव्स भी कर सकते हैं ना? पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ समझने वाली बात क्या है सर कि हम उसको सैलरी के पैसे मांग रहा है, हम उसको सैलरी के पैसे दे रहे हैं, लेकिन हम सैलरी अकाउंट ओपन नहीं कर रहे, क्योंकि सैलरी अकाउंट हमने ओपन करने के बाद तभी क्लोज कर दिया। पार्टनर देखो पता क्या होता है भाई, जैसे मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए रखे थे, बैंक ने 1 लाख रुपए ब्याज कर दिया, मेरे अकाउंट में 11 लाख रुपए हो गए। अब ऐसा तो नहीं कि जो ब्याज के नोट है वो अलग कुछ अलग निशान के बने हुए रखे हो, 10 लाख रुपए अलग निशान के नोट, ऐसा तो नहीं। मैं बैंक में कर 1 लाख रुपए इंटरेस्ट के पैसे दे दो तो इंटरेस्ट के पैसे अलग तो नहीं रखा होगा। सिंपल सी बात है, बैंक अगर 11 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में टोटल 11 लाख रुपए हो गए हैं इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला करके, अब 1 लाख रुपए निकाल रहे तो काम है पैसा कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कैपिटल अकाउंट में मैंने 10 लाख रुपए जो कैपिटल के थे 1 लाख रुपए सैलरी का डाल तो अलग अलग रखे होंगे, कुछ नोट रखे होंगे उसमें। कैपिटल अकाउंट टोटल 11 लाख का बन गया, अब वो 1 लाख रुपए निकालना चाहता है तो वो ड्राइंग्स है। अब पार्टनर बोले कि मुझे सैलरी के नाम का पैसा चाहिए, मुझे प्रॉफिट के नाम का पैसा, जो मर्जी बोलता रहे वो पैसा लेके जा रहा है ना, तो ड्राइंग्स बना रही बात। मतलब सर एक चीज क्या सीख ली हमने कि पार्टनर अगर सैलरी का पैसा निकाल रहा है तो भी यही एंट्री, पार्टनर कमीशन का पैसा निकाल रहा है तो भी यही एंट्री, पार्टनर प्रॉफिट का पैसा निकाल रहा है तो भी यही एंट्री, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा निकाल रहा है तो भी यही एंट्री। समझ आ रही बात? तो जब भी ओनर पार्टनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है, कैपिटल अकाउंट से पैसा काट लेते हैं और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। हमें रीजन नहीं देखना, देखो रीजन तो पता है, पार्टनर को इतनी समझ नहीं है ना अकाउंट्स की, तो वो तो ऐसे ही बोलेगा मुझे सैलरी का पैसा दे दो। समझ आ रही है बात? जब भी ओनर बिजनेस से पैसा निकालेगा, वजह कुछ भी हो, कैपिटल अकाउंट कम कर दिया जाएगा और कैश अकाउंट कम कर दिया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर हो गई बात? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। When goodwill is withdrawn by the partners, dash account is credited. goodwill का पैसा निकाला है तो ऐसा नहीं कि पेज पे goodwill लिख के लेकर गया होगा, कैश ही लेकर के गया होगा। यस सर। चलिए एंट्री बताइए फटाफट से। गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर goodwill जब भी ओनर पैसा निकाले तो क्या एंट्री होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब भी ओनर पैसा निकालेगा, कैपिटल से पैसा काट लेंगे, कैश अकाउंट कम कर देंगे।
एंट्री लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन 6 में जनरल एंट्री लिख लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब क्वेश्चन में अगर डेबिट पूछा हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल आंसर, क्रेडिट पूछा हुआ है तो कैश अकाउंट आंसर। क्या पूछा हुआ है इसमें? क्रेडिट पूछा हुआ है तो कैश अकाउंट आंसर हो गया ए ऑप्शन। यस सर। ध्यान रहेगी बात। यस सर। देखिए जी बोर्ड पर ये प्रॉफिट दे रखे हैं सर एक बिजनेस के, इसकी हमें गुडविल निकालने को दी गई। अब हर साल 1 लाख का प्रॉफिट बढ़ता, इसे आप एवरेज निकालोगे ना तो 7 लाख रुपीज है। सबको ऐड कर दोगे आप, यस। फिर डिवाइड करोगे 5 से, प्रॉफिट 5 साल हो गए, एवरेज प्रॉफिट 7 आएगा। लेकिन देखो हम एवरेज प्रॉफिट क्यों निकाल रहे हैं, सुनने से बात को फिर से। गुडविल चैप्टर के अंदर हम ये एवरेज प्रॉफिट क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि सर लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ है 9 लाख, इट डजंट मीन कि हर साल प्रॉफिट 9 लाख होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ ईयर्स का, पास्ट ईयर्स का एवरेज ले लेते हैं, वो बेटर इंडिकेटर होगा एज कंपेयर टू लास्ट ईयर कि आने वाले ईयर्स में कितना प्रॉफिट होगा, इसलिए एवरेज लिया जाता है। ऐसा ही होता है। हम एवरेज में क्या करते हैं सर, इन पांचों को ऐड कर देते हैं, डिवाइड बाय 5 कर देते हैं और वो मान लेते हैं कि वो बेस्ट इंडिकेटर है कि आने वाले ईयर में कितना प्रॉफिट होगा। लेकिन ये कैलकुलेशन गलत है। क्यों गलत है? देखिए 2020 तो नेक्स्ट ईयर यही आएगा। यस। इस साल प्रॉफिट कितना होगा, इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड है और इस पे बहुत कम डिपेंड है। भाई मैंने आज से 5 साल पहले क्या कमाया था और नेक्स्ट ईयर का क्या कमाऊंगा, उसका इसका बहुत ही ना के बराबर रिलेशन है। लास्ट ईयर कितना कमाया था उस पर काफी हद तक डिपेंड है कि नेक्स्ट ईयर कितना कमाऊंगा। समझ आ रही है बात? मतलब मैं एवरेज प्रॉफिट में क्या कर रहे हैं, हर एक को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हम एवरेज प्रॉफिट में ये काम करते हैं। जबकि ऐसा होना चाहिए जो सबसे लेटेस्ट ईयर है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, जो इंडिकेटर निकले, जो एवरेज निकले उसमें इसका इंपैक्ट ज्यादा होना चाहिए, इसका इंपैक्ट सबसे कम होना चाहिए। उसका तरीका क्या है देखिए, एवरेज करते टाइम हर एक को एक बार ऐड हो रहा, हर एक बार ऐड होता, इसको तो एक ही बार ऐड करो, इसको 2 बार ऐड। एवरेज निकालते टाइम जो सबसे पुराना वाला ईयर है उसको तो एक ही बार ऐड करो, हर साल नॉर्मल करते हैं। जो उससे लेटेस्ट ईयर है उसको डबल इंपॉर्टेंस दे, उसको एक नहीं 2 बार ऐड करें। तो 6 को मैं +6 लिखूं या इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 लिखूं, एक ही बात है। यस सर। अब टोटल 6 आइटम हो, टोटल 6 आइटम होगी ना। यस सर। इसको मैं डबल इंपॉर्टेंस दे रहा हूं तो मैं इसको ट्रिपल इंपॉर्टेंस दूंगा। एवरेज निकालते टाइम मैं इसको 3 बार ऐड करूंगा। 8 आइटम हो गए। यस। फिर समझते हैं कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, ये सब मैं कर क्या रहा हूं ध्यान से देखो। मान लीजिए आपकी मैथ में आई 40% और अकाउंट में आई 80%, एवरेज करोगे ये आएगा 60%, सही है। आपका ऐसा मन करेगा सर ऐसा करो, परसेंटेज निकालते टाइम ना इसको तो 2 बार ऐड करो, उसको सिर्फ एक ही बार ऐड करो, तो जो आपका आंसर आएगा वो इसके नजदीक हो जाएगा ना। यस। अगर मैं 40 को एक बार और 80 को 2 बार ऐड करूं, कितना हो गया 266.66 समथिंग हो जाएगा। यस। ध्यान से देखो हुआ क्या है ये,
कि मैंने सर ये मैं चाह रहा था कि जिसके नजदीक मेरा आंसर आए, बिल्कुल मिड में आंसर ना आए, जिसके नजदीक आंसर है उसको 2 बार ऐड कर लिया। अब देखो आंसर 60 के लिए 66 हो गया और इसके नजदीक पहुंच गया ना। यस समझ में आ रही बात? तो हमारा जो एवरेज जो एवरेज आएगा हमारे आंसर में वो इसके ज्यादा नजदीक आए, इसके सबसे दूर हो जाए, ऐसा कर रहे हैं यहाँ पर आप। इसको ट्रिपल इंपॉर्टेंस, इसको 4 बार इंपॉर्टेंस देंगे, उसको 5 बार ऐड करेंगे। फिर समझते हैं तो क्या कर रहे हैं हम? ऐसा कर रहे हैं कि सर हर एक ईयर को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, जो सबसे लेटेस्ट ईयर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जो सबसे पुराना ईयर सबसे कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इंपॉर्टेंस किस तरीके से दी जाती है सर? एक आइटम को ज्यादा पढ़ो तो ज्यादा बार ऐड कर दो, कम इंपॉर्टेंस है तो कम टाइम्स ऐड करो। फिर समझते हैं। वेट देना इसको कहते हैं जी, वजन देना। मतलब मैं चाहता हूं कि मैं इसको अपने आंसर में ज्यादा वजन दूं, इसको सबसे कम वजन दूं, इसलिए वेट दे देते हैं सीक्वेंस में 1 2 3 4 5। अगर 4 साल है तो 4 पे रुक जाएगा, 6 साल है तो 6 तक चलेगा। स्टार्टिंग 1 से होगी, सबसे पुराना है तो सबसे कम वेट दिया जाएगा, सबसे ज्यादा वेट दिया जाएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट। मतलब अब मुझे इसका एवरेज करना है, इसका एवरेज नहीं करना। पहले वाले का मैं एवरेज करता तो हर एक को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती, बीच का आंसर आता। अब जो मैं एवरेज करने वाला हूं, देखो यहाँ पे कितना छोटी सी फिगर है, यहाँ कितनी बड़ी फिगर है। यस यहाँ और छोटी, यहाँ और छोटी, यहाँ और छोटी, यहाँ तो सबसे छोटी। ज्यादा फिगर इस पर आ रही है, ज्यादा फिगर इसकी आ रही है, तो जो आंसर आएगा वो इसके ज्यादा नजदीक होगा, पढ़ने वाले के कम नजदीक होगा। ये कॉन्सेप्ट है जी वेटेड एवरेज का। 12th क्लास के जो कोर्स है उसके अंदर तो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि हमें नॉर्मल सिंपल वाला एवरेज करना है या फिर वेटेड वाला एवरेज करना है। अब ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होता कि कौन सा एवरेज करना है, हमें खुद आइडिया लगाना होता है। खुद आइडिया कैसे लगाते हैं? जब भी ट्रेंड में हो प्रॉफिट। ट्रेंड मतलब या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड हो, जैसे अब प्रॉफिट ट्रेंड में नहीं, इंक्रीज भी हो रहा फिर डिक्रीज हो रहा फिर इंक्रीज, ट्रेंड नहीं बन रहा कोई, ना लाइन ऊपर जा रही ना लाइन नीचे है। समझ आ रही बात? यस कोई ट्रेंड नहीं है। यहाँ पर हम सिंपल एवरेज निकालते हैं। बता रहा हूँ ग्रेजुएशन की बात कि अगर प्रॉफिट इंक्रीजिंग है हर साल या डिक्रीजिंग है हर साल, तो उस केस में क्वेश्चन के बिना कहे हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगाते हैं, अदरवाइज सिंपल एवरेज लगाते हैं। ये तो ग्रेजुएशन की बात हुई। अगर 12th क्लास की बात करूं तो क्वेश्चन में गिवन होगा, उस हिसाब से मैं सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन में लिखा है सिंपल एवरेज तो सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज लिखा है तो वेटेड एवरेज, सिर्फ एवरेज लिखा है तो सिंपल ही मानता हूं। बाकी आपने इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स वगैरह में भी करे हैं वेट्स वाले क्वेश्चन। यस क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी, पेज 44 पर आ गए। पेज 44 क्वेश्चन नंबर 1। Weighted average method of calculating goodwill is used when। ऑप्शन ए कहता है प्रॉफिट अनइक्वल है, बराबर बराबर नहीं है। ऑप्शन बी कहता है प्रॉफिट बढ़ते क्रम में है। ऑप्शन सी कहता है प्रॉफिट घटते क्रम में है। डी ऑप्शन कहता है या तो बी या सी। डी ऑप्शन हो गया जी, या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, उन दोनों के साथ। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसको प्रैक्टिस। पेज 41 क्वेश्चन नंबर 1। पेज 41 क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा हुआ है सर? क्या सबसे ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 6 इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन साफ साफ लिखा हुआ है हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेना है 4 साल का। प्रॉफिट दिए हुए हैं जी 60,000, 70,000, 80,000, 90,000। प्रॉफिट दे रखा है 4 सालों के और वेट दे रखा है। हो सकता है वेट ना भी दिया हो क्वेश्चन के अंदर, उससे निकाल सकते हैं कितनी तो कितनी। बताइए कैसे करेंगे, चालू हो जाएगी। सबसे पुराना ईयर 2009-10 वाला, ये एक ही बार लेंगे। उससे लेटेस्ट ईयर 2 बार लेंगे।
तीसरा साल 3 बार लेंगे और चौथा साल 4 बार लेंगे। टोटल कितने आइटम लिए हमने? 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं? 6। तो देख सकते हैं आप सिंपल एवरेज में वेटेज में फर्क कितना आ गया कि ऊपर न्यूमरेटर में सिर्फ प्लस प्लस होता था सिंपल एवरेज में, इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस होगा। दूसरा फर्क, हम डिनोमिनेटर में लिखते थे जितने आइटम ऐड कर रहे हैं, अभी भी देखा जाए वही लिख रहे हैं। कोई आइटम एक बार ऐड करी, ये 2 बार ऐड करा, ये 3 बार ऐड करा, ये 4 टोटल 10 आइटम भी ऐड करी, 10 इसलिए आया। टोटल बताया न्यूमरेटर का 8 लाख। वेट एवरेज तभी करना है जब क्वेश्चन के अंदर स्पेशली मेंशन हो। ले लो मेरी बात, ध्यान रहेगा। ध्यान से देखिए बोर्ड पर। एक कंपनी का पुराना बिजनेस चल रहा है, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी लगभग हर साल, एवरेज 10 लाख रुपए, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 5 है, टोटल 50 लाख रुपए आ गए। ये चीजें हम तक सीखे, सोच के देखिए कि ये देखो जब नया मेथड आता है तभी आता है जब पुराने मेथड में कोई ना कोई कमी होती है, कोई ना कोई कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, कोई ना कोई मिस्टेक होती है उसके अंदर। एवरेज प्रॉफिट के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है सर, इसलिए एक नया मेथड आया इसका। सुनिए वाले कमी क्या कि सर हम गुडविल इस चीज को कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए मैं हल्दीराम खरीद लेता हूँ तो 10 लाख रुपीस हर साल प्रॉफिट होता है मान लीजिए हल्दीराम में, और 5 साल तक हल्दीराम के नाम पर ही कस्टमर आएंगे, तो 50 लाख रुपए की मुझे एक्स्ट्रा अर्निंग होगी, इसलिए मैं गुडविल के आज को 50 लाख रुपए दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैं हल्दीराम का बिजनेस ना करूँ, अपना नया ब्रांड खोल लूँ, तो ये थोड़ा ना कि 5 साल तक कुछ कमाऊंगा ही नहीं, कुछ तो कमाऊंगा, प्रॉफिट बहुत कम होगा लेकिन कुछ तो होगा ही। समझ में आ रही है बात? मान लेता हूँ कि मैं अपना बिजनेस खोल लेता हूँ तो लगभग 4 लाख रुपए तो कमा लूंगा एटलीस्ट। तो हल्दीराम के नाम के दम पर मैं कितना कमा? 6 लाख रुपए कमा रहा हूँ। आई रिपीट, हल्दीराम सपोज अर्न कर रहा है 10 लाख रुपीस पर एनम, उसकी गुडविल है, रेपुटेशन है, ब्रांड। अगर मैं अपना नया बिजनेस खोलता हूँ तो मैंने कैलकुलेशन लगा ली कि लगभग 4 लाख रुपए तो मैं कमा ही लूंगा, तो उसके नाम के दम पे तो 6 लाख ही कमा रहा हूँ, तो गुडविल 10 लाख से नहीं 6 लाख से मल्टीप्लाई करके आनी चाहिए। सोचिए तो कॉन्सेप्चुअल बात है कि नहीं? पहले वाले मेथड में तो पुराने वाला बिजनेस जितना कमा रहा है हम मान रहे हैं पूरी की पूरी गुडविल है उसकी, गलत है। जो मार्केट से ज्यादा अर्न कर रहा है तभी उसकी गुडविल है, तो जितना ज्यादा अर्न कर रहा है उतनी गुडविल है। मतलब एक नॉर्मल दुकानदार भी सपोज 4 लाख रुपए कमा लेता है, ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? जिस मार्केट में जो ओल्ड बिजनेस चल रहा है लेकिन उसकी कोई खास रेपुटेशन नहीं, एवरेज रिटर्न इस बिजनेस के अंदर इतनी है, 4 लाख रुपए तो हर कोई कमा लेता है। जिसका हम खरीदने जा रहे हैं बिजनेस वो 10 लाख रुपीस कमा रहा है, तो एक्स्ट्रा कमा रहा है 6 लाख, एक्स्ट्रा वाली अर्निंग पर ही हमें पैसा देना चाहिए। ये जो 10 लाख रुपीस था ये था एवरेज प्रॉफिट। मेरे एग्जांपल में 4 लाख रुपीस था, ये था नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल इतना लोग तो कमा ही लेते हैं। तो जो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं 6 लाख रुपीस, इसको हम नाम देते हैं सर सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल से ऊपर। तो अब गुडविल का फॉर्मूला चेंज हो गया सर, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सर प्रैक्टिकल लाइफ में कौन से मेथड से निकालें, अगेन ये डिसाइड करना हमारा काम नहीं है, हम हर तरीके से करके बता देंगे, जैसा बायर सेलर को डिसाइड हो उस तरीके से हम उसको नोट कर लेंगे। हमें तरीके से आ जानी चाहिए, बस मेथड चूज करना हमारा काम नहीं। क्वेश्चन इसलिए दिया जाएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में भी दिया जाएगा।
हाँ जी। अगर कोई हमारा नोन हो तो हम उसे क्या सजेस्ट करें, कौन सा यूज करें? देखो अगर आप बायर हो तो आपको पैसे कम देने हैं, है कि नहीं? तो आप वो मेथड, सारे मेथड सॉल्व करके देख लेना जिससे कम आ रहा हो वाला सजेस्ट करोगे। अगर आप सेलर के नोन में हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए गुडविल का, तो आप सारे मेथड सॉल्व करना, इसमें ज़्यादा गुडविल आ रही है वो सजेस्ट करना। हाँ जी, हम गुडविल निकालते हैं सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका, फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, ये तो कैलकुलेट करना आप लोगों को आता है। प्रॉफिट दे रखा हो 4-5 साल होगा तो को ऐड करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नॉर्मल प्रॉफिट इतना पैसा लगा रखा है, मल्टीप्लाई बाय जो रेट ऑफ अर्निंग चल रही है इस वाले टाइप के बिजनेस में। हर बिजनेस में अलग टाइप की अर्निंग होती है, किसी में 10%, किसी में 20%, किसी में 50%। तो जिस इंडस्ट्री में हम हैं, जिस बिजनेस को हम खरीद रहे हैं, वो जिस इंडस्ट्री के अंदर है, टेलीकॉम है या मेटल है या सर्विस इंडस्ट्री है या बैंकिंग है, वो बिजनेस में क्या अर्निंग है ऑन एवरेज, उस अर्निंग के रेट से हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। सर रेट हमें प्रोवाइड की जाती हाँ है जी, या रेट निकालनी पड़ती है? रेट हमें हमेशा दिया जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजर का काम है रेट निकालना, अकाउंटेंट का नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटेंट का, इसलिए रेट हमेशा दिया जाएगा। 45 पेज पर आ गए जी हम। सुपर प्रॉफिट मेथड, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सुपर प्रॉफिट मेथड। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? सी ऑप्शन, एवरेज माइनस नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 2, टोटल कैपिटल एक पार्टनरशिप फॉर्म में लगी हुई है 6 लाख रुपीस की, और हर साल ऑन एन एवरेज प्रॉफिट होता है 1,50,000 का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस टाइप के बिजनेस में 20% की है। गुडविल निकालनी है 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। मेथड हमेशा क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है। तो देखिए जी, हमें गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय इयर्स। सुपर प्रॉफिट नहीं पता, इयर्स पता। सुपर प्रॉफिट निकालते हैं सर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में हमें पता है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता। सर नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं सर कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट। सो बाय 20,000। हाँ जी, कैपिटल भी पता है और रेट भी पता है। बार देख लीजिए, गुडविल निकालनी है सर हमें सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय इयर्स, ऐसे आंसर आ गया गुडविल का, लेकिन अभी हमें सुपर प्रॉफिट नहीं पता। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सर? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो पता है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कैपिटल जितने लगाए मल्टीप्लाई बाय रेट। कैपिटल लगाई 6 लाख, रेट है 20%, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,20,000। मैं इसको सेकंड वाले लाइन में लिख दूं, नॉर्मल प्रॉफिट है 120, तो सुपर कितना हुआ? 30,000 हो गया सर सुपर प्रॉफिट, और ईयर्स 3 हैं तो गुडविल आ गई 90,000। डाउट किसी को इसमें? नो सर। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाएं। यस सर। एक फर्म का जी एवरेज प्रॉफिट 60,000 है, और चलिए मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। सर एवरेज प्रॉफिट है 60,000, तो मैंने लिख दिया एवरेज प्रॉफिट की जगह 60,000। रेट ऑफ रिटर्न 12.5%। टोटल कैपिटल, तो कैपिटल की जगह 4 लाख। गुडविल निकालनी है ऑन द बेस ऑफ 2 इयर्स परचेज। इयर्स ऑफ परचेज हैं 2। सेम क्वेश्चन लास्ट की तरह? यस सर। पीरियड्स अलग है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। सॉल्व कीजिए खुद से।
60,000 माइनस 50,000 सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 गुडविल आ गई 20,000। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 दोनों सेम है, बस फोर्थ क्वेश्चन में एक्स्ट्रा काम करना है कि एवरेज प्रॉफिट अब तक क्वेश्चन में गिवन था साफ साफ, अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके हमें एवरेज प्रॉफिट भी निकालना है, ये एक्स्ट्रा काम करना है बस। बाकी फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है, चालू हो जाओ। शुरू हो गया। ठीक, एवरेज प्रॉफिट के लिए सर क्या करना है, हमें प्रॉफिट दे रखे हैं 3 इयर्स के 15,000 20,000 और 25,000, तीनों को ऐड करें डिवाइड बाय 3, कितना आ गया, ये आ गया सर 20,000 20,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया सर 20,000। बोल के तो उसको एवरेज प्रॉफिट की जगह 20,000। कैपिटल लगा रखी है सर 1 लाख रुपए, कैपिटल की जगह 1 लाख। रेट है 15%, कितना आ गया नॉर्मल प्रॉफिट 15,000 आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज में से नॉर्मल माइनस करूंगा तो सुपर आ जाएगा, कितना आ गया सुपर 5,000। ईयर्स ऑफ परचेज कितने हैं 2, गुडविल आ गया 10,000। लास्ट वाली लाइन में 2 इयर्स भी लिखा है 3 इयर्स भी लिखा है, जल्दबाजी में बच्चे क्या 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान रखना वो 3 इयर्स प्रॉफिट का है कि प्रॉफिट जो लेने हैं मुझे एवरेज के लिए सुपर के लिए वो 3 साल के लेने हैं, वो ये कहना चाहता। ईयर्स ऑफ परचेज 2 ही है, ये बड़ी ध्यान से अलर्ट होकर के पढ़ना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करना। क्वेश्चन 5 पर आ जाएंगे। यस सर। कैपिटल लगा रखी है 5 लाख रुपए, $5 लाख की कैपिटल है, रेट है 20%, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1 लाख, 5 लाख का 20%। प्रॉफिट दे रखे हैं जी 4 सालों के 1,20,000 1,80,000 1,50,000 और 2 लाख डिवाइड बाय 4, जितनी आइटम है उसी नंबर से डिवाइड। कितना आंसर आया जी प्रॉफिट 62,500। हाँ जी 62,500। कितना कम 1 लाख प्लस आएगा ब्रदर 1 लाख सर 1,62,500। वो तो टोटल आया ना, तो सर ने टोटल ही पूछा है। मैंने वो सुपर टोटल थोड़ी है तो डिवाइड 4 करने के बाद एवरेज प्रॉफिट बोला सर। प्रॉफिट निकाला था वो था 62,500। सही एवरेज प्रॉफिट सबका सही है। यस सर। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट। कितने है जी ईयर्स ऑफ परचेज 2, कितना आंसर आ गया 1,25,000। सर डी। सही है। यस सर। क्वेश्चन 5 और 4 दोनों सेम थे बिल्कुल, नोट कर लिया जी सभी ने। यस सर। देखिए हमारे सामने सब 3 इक्वेशन है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ईयर्स, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट। अभी तक हम क्या करते हैं सर, ये फाइंड आउट करना होता है और बाकी सब कुछ दिया होता है। अगर कुछ और मांगा हो, गुडविल दे रखी हो तो निकाल सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन पता है। क्वेश्चन 6 ऐसे ही है, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। इस बार क्वेश्चन में
एवरेज प्रॉफिट मांगा है। इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 98,000, गुडविल की वैल्यू दे रखी है, यहां से देखेंगे जी, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ईयर्स। गुडविल की जगह लिख दिया मैंने 98,000, गुडविल दे रखी है 98,000। 5 इयर्स परचेज, ईयर्स ऑफ नंबर ऑफ इयर्स परचेज जो है वो 5 है, तो उससे निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट यस सर, कितना आया जी 19,600। क्वेश्चन में लिखा है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है और जो कैपिटल लगाई है वो 5 लाख। 5 लाख का 10% ये हो गया सर 50,000, 50,000। अब जो सेकंड वाली इक्वेशन है सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस, देखो ये मांगा है, ये पता है, ये पता है, सर माइनस करना होगा प्लस होगा। 69 सही लिखा है? 69,600 सही लिखा माइनस। सही बात। सुपर प्रॉफिट कितना है जी 19,600। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है जी 50,000। अब ये धरा है तो प्लस का बन जाएगा 69,600। नंदी आ गई आंसर। यस सर। चलिए इतना करते हैं आज।